कभी कभी तो एक भी नहीं दिखाई देता है। प्लांट डिजीज, ठीक है, तो प्लांट डिजीज प्रॉपर ना होकर के वो क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी, रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इस पैथोलॉजी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक, कि जो पौधे हैं वो कैसे, कौन सा रोग उनमें होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रोग क्या होता है ना। डिजीज, रोग की परिभाषा क्या होती है। रोग किसे कहेंगे, जब कोई समस्या खड़ी होगी। समस्या खड़ी होने का मतलब क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है, अब नहीं कर पा रहा है काम ठीक से, उसके पीछे कारण होंगे। ठीक है, कारण या तो बाह्य कारण या कारिकीय या अकारिकीय या वातावरण या आनुवंशिक रूप से, उन कारणों की वजह से उसमें क्या होगा, रोग होगा। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोग। एग्रियोस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बताया पादप रोग के बारे में। फिजियो, जो पैथोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं उन्हें पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हाँ यही तो है माइकोलॉजी। श्योर। तो आगे हम बात करें एग्रियोस की। ठीक है, तो एग्रियोस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि किसी सजीव कारक या पर्यावरणीय घटक द्वारा उत्पन्न परपोषी कोशिकाओं एवं ऊतकों के कार्य संपादन में गड़बड़ी, जिसकी वजह से पादप के भोजन निर्माण या पोषकों के स्थानांतरण जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं इतनी ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं कि पौधे की प्रकृति ही बदल जाती है और उसके जीवन चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस स्थिति को रोग कहते हैं। अब ये तो इतनी बड़ी परिभाषा दी थी है ना, अब इसे हम सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि रोग, पादप रोग विज्ञान की बात करें तो यानी कि जब पौधे पर क्या हो, पादप पर कोई अटैक करे या कुछ वातावरणीय परिस्थितियां है ना, किसी दूसरे पादप पर किसी कारक या वातावरणीय प्रभाव, पादप पर किसी कारक, किसी सजीव कारक है ना, किसी जीव कारक या सजीव कारक, किसी जीव या वातावरणीय प्रभाव के कारण कार्य किया। कार्यकी का मतलब क्या होता है, यानी कि उसके बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे पौधा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, या उसमें न्यूट्रिशंस यानी कि जो पोषक तत्व है उनका क्या होगा, आवागमन होता है। जो पोषक तत्वों का आवागमन होता है वो जाइलम या फ्लोएम की सहायता से होता है। ठीक है, तो उसके कार्यकीय जो घटनाएं हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पादप पर जब किसी जीव या वातावरणीय प्रभाव के कारण कार्यकीय प्रतिकूलता, प्रतिकूलता उत्पन्न हो, यानी वो काम नहीं कर पाए ठीक से अपना, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उत्पन्न होने की स्थिति रोग कहलाती है।
ठीक है, यानी कि कोई दूसरा जीव आकर के उस पर अटैक करे या उस पर कोई वातावरणीय प्रभाव पड़े, ज्यादा सर्दी हो गई तो सूख जाएगा, या ज्यादा गर्मी हो गई या ज्यादा पानी दे दिया तभी भी मुरझा जाएगा। ठीक, तो ओवरडोज हर चीज की बेकार है। ठीक है, किसी, क्योंकि हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए हमने पादप की बात की है, वरना रोग की स्थिति यही होती है जब कोई सजीव किसी दूसरे कारण की वजह से अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाए, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रोग हो गया उससे। ठीक, अब रोगों का वर्गीकरण। ठीक, रोगों के सिद्धांत क्या है भाई, रोग क्यों पढ़ रहे हैं हम प्लांट पैथोलॉजी, उसके सिद्धांत हैं। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं इस सवाल का भी एक जवाब ढूंढना ज्यादा जरूरी है कि पादपों के रोगों का अध्ययन जो क्या बोला जाएगा, पादप रोग विज्ञान, पैथोलॉजी। पहली बात तो पादप रोग क्यों उत्पन्न हुआ, यानी उसके कारकों का पता चलता है। कारक कौन कौन से होंगे, या तो जैविक या अजैविक। जैविक कारक का मतलब है बैक्टीरिया की वजह से रोग हुआ, या वायरस की वजह से हुआ, या किसी फंगस या किसी भी कारण से रोग हुआ किसी पौधे में, तो उसके वो तो हो गए जैविक कारक, सजीवों की वजह से, है ना। और अजैविक मतलब धूप ज्यादा पड़ गई, या बारिश ज्यादा हो गई, या ठंड ज्यादा पड़ गई, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला, है ना, तो जैविक या अजैविक कारकों की वजह से रोग उत्पन्न हुआ। तो क्यों हुआ। दूसरी चीज, रोग जनक के द्वारा जो रोग उत्पन्न हुआ है, तो उस रोग जनक को क्या कहते हैं, पैथोजन। जो रोग उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, रोग कारक। रोग का कारण जो उत्पन्न करे वो रोग कारक, और रोग कारक को इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन। ठीक है, हम बात करें आगे पैथोजन की, तो पैथोजन का जीवन चक्र पता होना चाहिए। पहले तो पैथोजन के प्रकार पता होने चाहिए, यानी कि जीव है, जैविक है या फिर अजैविक है, क्यों हुआ रोग हुआ, तो किसकी वजह से हुआ वो पता चलना चाहिए। अगर जैविक है तो उसके जीवन चक्र का पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब जीवन चक्र का पता होगा तभी तो पता चलेगा कि कौन सी अवस्था में ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, जैसे पक्सीनिया के बारे में पढ़ेंगे तो जो पौधे हैं उसमें, गेहूं के पौधे में स्क्लेरोटिया अवस्था जो होती है उसकी, स्क्लेरोशियम जो बनता है बीजाणु, वो सबसे ज्यादा वो क्या करेंगे, वही अटैक करेंगे। तो अगर स्क्लेरोशियम को ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो आगे रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। यानी कि कौन सी अवस्था में रोग कारक जो है वो रोग उत्पन्न कर रहा है उसका पता लगना जरूरी है। जब ये पता चल जाएगा कि रोग कारक कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा हानिकारक है, उसकी उसी अवस्था को खत्म किया जाना चाहिए, उसकी उसी अवस्था पर दवाई डाली जानी चाहिए, चाहे वो फंगीसाइड हो या कुछ भी हो। ठीक है, तब वो रुकेगा। ठीक, तो पहली बात तो जैविक चक्र कैसा होना चाहिए, जैविक है तो उसके जीवन चक्र का पता लगे। दूसरी चीज, रोगजनक और परपोषी के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है कि कौन किसको कैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कई बार आपने पढ़ा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो दूसरे कवकों को वृद्धि नहीं करने देते हैं, यानी कि कुछ कवक भी कवकनाशी की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं, वो पूरा पढ़ा चुके हैं आपको, है ना, आर्थिक महत्व के रूप में। तो रोग कारक क्या होते हैं, पैथोजन बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो परपोषी जिस पौधे के ऊपर वो उग रहा है वो होस्ट हो गया, तो क्या हो गया, परपोषी व रोग कारक की पारस्परिक क्रिया। का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा रोग कारक के और भी रोग नियंत्रण की विधियों के बारे में तभी जानकारी मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि रोग कारक के नियंत्रण विधि तभी अपनाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स फंगीसाइड्स वगैरह यूज कर लेते हैं, तो वो केमिकल्स जनरली, जैसे खाद्यान्न ही तो बचाने हैं हमें कीड़ों से, तो जब कीटों को मारने के लिए, कवकों को नष्ट करने के लिए अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो फाइनली वो ग्रेन्स के फॉर्म में, यानी कि जब वो खाद्यान्न बन के आएगा तो वो फिर से हमें ही खाना है। जैसे सबसे ज्यादा खतरनाक इस केस में क्या था, DDT,
ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथीन। तो डीडीटी जो था वो एक ऐसा पेस्टिसाइड बनाया गया था, कीटनाशक बनाया गया था जो पौधों पर छिड़काव किया जाता था, जिसका जब दवा पौधों पर छिड़की जाती थी तो उससे हुआ क्या कि यहाँ पे आपको एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, बायो एसिड, जैव अमापन किया जाता है। ठीक है, यानी क्या होता था, उन खेत में जो पौधे थे उनके ऊपर डीडीटी का छिड़काव किया गया। डीडीटी से छिड़के हुए वो जो मतलब पानी, वर्षा जैसे बारिश हुई तो जो पौधों की पत्तियों पर डीडीटी लगा हुआ था, दानों पे जो लगा हुआ था वो पूरा पानी के साथ नीचे जमीन पर आया और जमीन की लेयर से बह करके वो फिर जलाशयों में गया और जलाशयों से जाते जाते फिर वो लास्ट एंड फाइनली समुद्र में मिला और समुद्र में वो मछलियों के पेट में पहुंचा। मछलियों को खाने वाले मछुआरों में जब आंत का कैंसर देखा गया, इंटेस्टाइनल कैंसर देखा गया, लिवर कैंसर देखा गया, तब वहां पता लगाया गया कि इनके पेट में आखिर है क्या, तो उसमें डीडीटी मिला, जिससे पता चला कि डीडीटी उन मछलियों के पेट में था और मछलियों को खाने वालों के पेट में था। डीडीटी जो था वो एक तरीके से, जैसे प्लास्टिक आज हमारे लिए एक सरदर्द बन चुका है। ठीक है, प्लास्टिक पॉलीथीन, इसका कोई रीयूज नहीं कर पा रहे हम लोग, ठीक ऐसे ही डीडीटी को भी डिग्रेड करने वाला, यानी उसे अपघटित करने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए फिर डीडीटी को बैन करना पड़ा। तो इसलिए जरूरी है कि जो विधियां हम रोग जनकों के नियंत्रण की विधि अपना रहे हैं वो हमारे लिए आगे जाकर के कोई समस्या खड़ी ना कर दे, वो कोई एक नई परेशानी के रूप में ना, क्योंकि हम आज एक परेशानी खाद्यान्न को बचाने की सॉल्व कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें कोई नई परेशानी ना फेस करनी पड़ जाए। तो इसलिए जानकारी होना जरूरी है कि परपोषी को कौन सी अवस्था में रोका, परपोषी पर कौन सी अवस्था में रोग कारक अटैक कर रहा है और कब उसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं रोगों का वर्गीकरण, यानी पादप जो रोग होते हैं उन पादप रोगों का वर्गीकरण कैसे होगा। पहला तो होगा कारक के आधार पे, यानी कि जो कारक हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं वो जैविक हैं या अजैविक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं रोगों, पादप रोगों का वर्गीकरण। फिर हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोग हैं, पर्टिकुलरली एक एक। ठीक, तो पादप रोगों के वर्गीकरण में दो प्रकार से रोग होता है। ठीक है, उसके अलग अलग आधार बनाए गए, क्षेत्र विशेष में आधार है ना, जैसे ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं, दो तरीके की रोग होते हैं क्षेत्र के आधार पर देखें। जैसे आपने आजकल सुना होगा कोरोना फैल रहा है ना, कोविड-19 बोल दिया, क्योंकि वो कोविड-2 तो पहले ही ढूंढा जा चुका था और 2019 में फिर से देखने को मिला विगर फॉर्म में, मतलब विगर का मतलब होता है अधिक उत्तेजित अवस्था में देखा गया। तो आपने एक वर्ड सुना होगा न्यूज चैनल्स पे, पेंडेमिक, को जो कोरोना है या कोविड-19 है वो पेंडेमिक है ना। पेंडेमिक का मतलब है विश्व स्तर पर फैल गया। ठीक, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं पेंडेमिक, एपिडेमिक, क्षेत्र विशेष में है कोई, है ना, तो एपिडेमिक। एंड तो यानी कि एक विशेष स्थान में, जैसे राजस्थान में वो कोई बीमारी, या भरतपुर के खेतों में कोई बीमारी फैल गई पौधों में, तो वो एपिडेमिक। देन आफ्टर पेंडेमिक का मतलब होता है वो विश्व स्तर पर फैल जाए, महाद्वीप से भी दूसरे महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे में फैलने लगे। ठीक, तो पादप रोगों का वर्गीकरण इस आधार पर करते हैं। पहला तो रोग कारक के आधार पे, यानी रोग कारक जो है वो सजीव है या निर्जीव है उसके आधार पे, रोग कारक के आधार पर। दूसरा होता है फिर क्षेत्र में प्रसार के आधार पर, क्षेत्र प्रसार यानी कौन से एरिया में कितना फैला, किस लेवल पर फैला हुआ है ना, क्षेत्र प्रसार के आधार पर। तो पहले हम पढ़ेंगे रोग कारक के आधार पर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि परपोषी पौधों में रोग संक्रमण के विस्तार के आधार पर, ठीक है, और रोग जनक की प्रकृति के आधार पर, चार तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, तो चारों को पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यानी रोग जनक जो है, यानी कि रोग को जो उत्पन्न कर रहा है ना, उसकी स्थिति के आधार पर।
रोग जनक की प्रकृति के आधार पर, यानी वो मिट्टी से फैल रहा है तो मृदोड़ होगा, जल की सहायता से फैल रहा है तो जलोढ़ होगा, वायु की सहायता से फैल रहा है तो वायु के आधार पर बोलेंगे उसको। तो रोग जनक की प्रकृति के आधार पर रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जलोढ़ है, वातोड़ है या मृदोड़ है। उसके अलावा हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं आगे, प्राथमिक संक्रमण के आधार पर, ठीक है, यानी प्राथमिक संक्रमण क्या होगा, कहाँ सबसे पहले संक्रमण कर रहा है उसे शाश्वतीकरण कहते हैं। शाश्वतीकरण का मतलब होता है परपिट्यूएशन। परपिट्यूएशन का मतलब है कि बीज के द्वारा संक्रमण फैला रहा है या फल के द्वारा या मिट्टी, है ना, जैसे भी फैला रहा है तो उसे बोलेंगे। सजीव जनित है या विषाणु जनित है, वो सब हम उसकी प्रकृति के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रोग कारक के आधार पर, ठीक। रोग कारक के आधार पर कैसा होता है ये, अपरजीवी रोग और परजीवी रोग, दो प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। अपरजीवी और परजीवी। परजीवी तो सीधी सी बात है, जिसके ऊपर उगेगा वो होस्ट हो गया, परपोषी हो गया, और जो उग रहा है, जो अपना खाना पीना खा रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, वो परजीवी हो गया। लेकिन अपरजीवी का मतलब होता है असंक्रामक रोग, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां जो होती हैं वो ऐसे रोग उत्पन्न करती हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अपरजीवी का मतलब है अजैविक कारक। अजैविक कारक में क्या हो गया, जैसे मिट्टी में नमी ज्यादा हो गई या पोषक तत्वों की कमी हो गई तो पौधों में एक रोग उत्पन्न हो गया, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। तो वो अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो उनमें बीमारी हो जाएगी पौधों में। कौन सी, जैसे कि उनकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाएंगी, या उसकी शिरा विन्यास जो है वो पीला पड़ जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं कर पाएगा, या ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो सब होता है अजैविक। जैसे एग्जाम्पल में लिख देते हैं मिट्टी में नमी, या मिट्टी में कई बार देखो आपने समझो, एक बात बता आपको, जैसे गुलाब का पौधा है ना, जानते होंगे आप लोग कि गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसको वातायन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वो जो मिट्टी है वो स्पोर्ट्स वाली, लगातार गुड़ाई करते रहना चाहिए, मिट्टी को उलट पलट करते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉपर क्लास आ रही है ना, मतलब आवाज सब आ रही है ठीक से, एनीवेज, तो मिट्टी में वातायन जरूरी होता है गुलाब के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं होगा तो प्रॉपर पौधा फूल ही नहीं दे पाएगा, ठीक। अगर बंद कर दिया तो, जैसे कि तुलसी का पौधा होता है उसमें भी मिट्टी बहुत ज्यादा भुरभुरी होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी जो है उसमें पोरिंग होनी चाहिए। पोरिंग का मतलब उसमें छिद्र होने चाहिए, तो हवा जो है वो आती जाती रहे मिट्टी में, ठीक है। तो मिट्टी में अगर नमी ज्यादा है, वातायन नहीं हो पा रहा है, तो भी पौधे खुद ही सड़ जाते हैं, ठीक। तो परजीवी अगला आ गया। परजीवी का मतलब है कि रोग जब होंगे तो वो किसी न किसी सजीव की वजह से होंगे, ठीक है। अब सजीव कौन कौन से होते हैं, या तो जंतु या फिर पौधे। जंतुओं की वजह से, जैसे आपको बताऊं, निमेटोड की वजह से हो जाता है बहुत सारे, जैसे जंतु द्वारा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा, पादप खुद दूसरे पादपों के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं रोग, ठीक। तो जैसे कौन कौन से पौधे हो गए भाई, जीवाणु है, शैवाल है, कवक है। अवपंक कवक मतलब होता है स्लाइम मोल्ड, जो कुछ हद तक बैक्टीरिया से समानता दर्शाएगा और कुछ कवकों से दर्शाएगा, ठीक है। तो जंतु द्वारा जो उत्पन्न होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, परजीवी रोग कारक के आधार पर, है ना। कुछ अजैविक कारक, यहाँ ताप, प्रकाश, ये सब आ गए, ठीक है। मतलब अजैविक कारकों की वजह से रोग उत्पन्न हो। दूसरी चीज क्या है, परजीवी में जंतुओं के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। आपने कभी देखा हो तो बैंगन की सब्जियों में, ज्यादातर सब्जी वाले पौधों में ज्यादातर देखा जाता है कि बैंगन के पौधे में ना इतने छोटे छोटे से बैंगन आ जाते हैं। मतलब पौधा पूरी वृद्धि कर रहा है, आपने खाद पानी सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उसमें क्या हो गया, छोटे छोटे से बैंगन आए। या कई बार टमाटर में हो जाता है,
पूरी केयरिंग की उसकी, फिर भी उसमें से बहुत छोटे छोटे रह गए, तो उसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल वगैरह वो माइकोप्लाज्मा की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो एक निमेटोड की वजह से, निमेटोड पढ़ा होगा ये आप लोगों ने। ठीक है, निमेटोड एक जीव होता है जो नर और मादा दो अलग अलग होते हैं ना। जो नर है वो तो ऐसे लंबा केचुए के जैसा होता है ऐसे, और मादा जो है वो बाद में ऐसे नाशपाती के आकार की होती है। ये ज्यादातर सब्जी वाले पौधों में जड़ों के द्वारा एंटर कर जाते हैं और जड़ों के जरिए अंदर पहुंच जाएंगे और फिर अंदर पहुंच के ये रोग उत्पन्न कर देते हैं, वहां अपनी संतति उत्पन्न करने लग जाएंगे। तो पौधा जो भी फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक फैमिली होगी, क्लास होगी, और उसके टाइप्स हो जाते हैं, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, है ना, सुक्रोज वगैरह। तो आपको एक बात और बताएं, वैसे अच्छा फर्स्ट ईयर है ना, तो हाँ सेकेंड ईयर में पढ़ोगे आप प्लांट फिजियोलॉजी में कि जाइलम तो जल का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड का, है ना। यानी कि जनरली हम सोचते हैं कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की फॉर्म में वो जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। ग्लूकोज फिर सुक्रोज के रूप में बदल जाता है पौधों में, तब फ्लोएम उसे पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम क्या होगा, पोष भाव तक जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो सुक्रोज वगैरह बनेगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसे ये निमेटोड खा जाएगा, तो जंतु के द्वारा रोग उत्पन्न हो गया। ठीक, निमेटोड जब ये उसका पूरा भोजन खा जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके अलावा निमेटोड हो गया, दूसरा प्रोटोजोआ हो गया या कीट के द्वारा हो गया। ठीक है, कीट, अच्छा निमेटोड के पूरे अध्ययन को निमेटोलॉजी या कृमि विज्ञान कहते हैं। कृमि हुए ना छोटे छोटे, ये केंचुए जैसे दिखाई देते हैं पर उससे बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ तो अपने आप में पूरी क्लास हो गई, उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे अमीबा एक प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो प्रोटोजोआ कोई रोग उत्पन्न कर दे या कोई कीट जो है वो रोग उत्पन्न कर दे, है ना, तो वो क्या हो गई, जंतु द्वारा। अगला क्या है, पादपों के द्वारा पादपों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे काई लग गई, फंगस लग गया। भाई पादप किसे मानते हैं, वो सारी कोशिकाएं जिनमें कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका मानी जाएगी। अब चाहे वो कवक हो या अवपंक कवक हो। अवपंक कवक का मतलब होता है स्लाइम मोल्ड कवक, जिसमें आधे गुण बैक्टीरिया के, जीवाणु के और आधे गुण कवकों के होते हैं। ठीक है, तो अवपंक कवक हो गए, जीवाणु हो गए, और उसके अलावा क्या हुआ, और भी बहुत सारे जीव जैसे कि कवक हैं, और भी पौधे जैसे शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है ना। शैवाल क्या करेगा, हमेशा ऐसा ही नहीं है कि एनावीना और नॉस्टॉक नाम के दो शैवाल जो हैं वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो कुछ गुण बैक्टीरिया वाले दर्शाते हैं, और क्योंकि अपना भोजन खुद बनाने की कैपेसिटी होती है इसलिए उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। शैवाल जो हैं लोअर कैटेगरी के शैवाल। ठीक, तो उन शैवालों में क्या होगा, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं ना, हेट्रोसिस्ट वगैरह पाई जाती है उनमें, एक विशेष कोशिका फूल जाती है। आप शैवाल पढ़ेंगे तब पूरा आपको पता लगेगा। तो नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम में आएंगे या खाद वगैरह बहुत अच्छी बनाएंगे तो इन्हें काम में ही लिया जाएगा। ठीक है, कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं, माइक्रोसिस्टिस वगैरह है, ठीक है, जो ज्यादातर दूसरे पौधों पर उगते हैं, वहां से भोजन लेना शुरू कर देते हैं। ठीक, हर शैवाल अपना भोजन खुद बनाए जरूरी नहीं है, कुछ रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक, तो शैवाल हो गए, उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पहले भी पढ़ाया था, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, भी बताया था ना। माइकोप्लाज्मा जो है वो, मजे की बात यह है कि सारे पौधों में एक या दो भित्ति, एक लेयर दो लेयर होंगी। इसमें क्या है, कोशिका भित्ति तो नहीं होती है, लेकिन कोशिका के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है, और तीन त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, और ये ज्यादातर पौधों में रोग उत्पन्न कर देता है। कौन सा रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल या लिटिल लीफ ऑफ टमाटो, यानी कि टमाटर या बैंगन या जो ज्यादातर सब्जी वाले जो पौधे हैं उनके अंदर ये जड़ों में प्रवेश कर जाएगा
और उसके बाद ये उनकी पत्तियों को, और इतने छोटे छोटे से टमाटर, इतने छोटे छोटे से बैंगन, बहुत ही ज्यादा छोटा साइज के हो जाते हैं वो, ठीक है, ये किसी काम के नहीं रहते। उन्हें ठीक करने के लिए कई बार आप लोग जैसे ये न्यूज़पेपर में आता रहता है ना, एग्रीकल्चर के कॉलम्स आते हैं, वो पढ़ने चाहिए, उससे आपको हेल्प मिल जाती है। कई बार निमेटोड या माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन एक साथ हो जाता है, ठीक, तो अगर निमेटोड का इन्फेक्शन है किसी पौधे के अंदर तो अब पूरे खेत में फैल गया। या अब ये है कि किसान के पास दो तरीके हैं, ये कई बार ये अखबारों में आती है बहुत सारी चीजें, हर चीज किताबों में नहीं लिखी होती है, ठीक। क्या था, अभी भरतपुर में ये एक्सपेरिमेंट करके देख ले जाते हैं कि खेत में ना निमेटोड का इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज्यादा। अब पौधे को उगाया कैसे जाए, है ना, तो उसने क्या किया कि पॉलिथीन आती है ना बड़ी बड़ी, वो कचरे के डब्बे में लगाते हैं डस्टबिन वाली, उस पॉलिथीन के अंदर मिट्टी भर दी, और इस मिट्टी में, ये साफ मिट्टी थी, दूसरी जगह से लेके आए और उसमें फिर पौधे ऐसे उगा दिए, ठीक है। और इसमें फिर यहाँ आप छोटी छोटी पाइप्स लगा दिए, कनेक्शन कर दिया, पानी का स्पार्कलिंग वगैरह कर दी, फव्वारा वगैरह चला दिया। उससे क्या हुआ कि जो वेजिटेबल वाले प्लांट थे वो तो उगाए इसके ऊपर, क्योंकि निमेटोड इसको तो नहीं छेद सकता, बाहर नहीं जा सकता, नहीं अंदर आ सकता है। और जो ये बची हुई जगह थी ना, यहाँ पे उगाए गेहूं के, धान वाले पौधे, क्योंकि निमेटोड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सब्जी वाले पौधों को छोड़ करके अन्न खाद्यान्न वाले पौधों में चला जाए, नहीं, हर एक रोग कारक की अपनी एक कैपेसिटी है। जो केवल सब्जी वाले पौधों को रोग उत्पन्न करेगा, वो सब्जी वालों में ही रोग उत्पन्न करेगा फिर, ठीक है। जो बाजरे वगैरह में रोग उत्पन्न कर सकता है वो फिर बाजरे वगैरह में ही रोग उत्पन्न करेगा, अपनी अपनी सबकी कैपेसिटी है। जैसे जो विषाणु या जो जीवाणु पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं वो जंतुओं में रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, और जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं वो पौधों में रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक ही फील्ड के अंदर, एक ही खेत के अंदर दो तरीके के पौधे मिल गए, तो उससे क्या होगा, बाई चांस अगर कोई एक फसल खराब हो भी गई है ना, तो दूसरी फसल तो उसके पास सेफ है, ठीक है। आप अब लोग आप ना रिजॉइन करें।